हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी टेट एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया है। जो लोग यूपी टेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए मैंने बाल मनोविज्ञान के ऊपर एक मास्टर वीडियो बनाने का काम किया है। यह एक तरीके से आपका रिवीजन होगा। यदि आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी है तो यह आपको रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने पूरा समय इस वीडियो को दे दिया तो मैं ये मेरा दावा है कि निश्चित रूप से आपको इस तरीके से या यही हुबहू क्वेश्चन या कुछ न कुछ इस तरीके से चेंज क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सीधा हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सीधा। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो वो है समावेशी कक्षा में। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा से मतलब ही होता है कि जिसमें कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए। तो देखिए समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, तो उसमें सामान्य छात्र एवं विशिष्ट छात्र, यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को एक साथ मिला करके क्लास को समावेशी बना लिया जाता है, इंक्लूसिव बना लिया जाता है। तो समावेशी कक्षा में सामान्य छात्र एवं विशिष्ट छात्र को एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से ही संबंधित यूपी टेट में पूछा गया। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। देखिए जो समावेशी कक्षा होती है उसमें एक शिक्षक के क्या दायित्व होते हैं, क्या भूमिका होती है। कहता है आवश्यकता अनुरूप बैठाना। अब जैसे आप बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उनको अनुरूप ढंग से बैठाना, निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना। ऐसे बच्चे जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, विशेष जरूरत वाले हैं, निःशक्त हैं, जिसको आप विकलांग कह सकते हैं, तो ऐसे बच्चों पर ध्यान देना, उनको प्रोत्साहित करना। और एक चीज ध्यान देना है, अक्षम बच्चों पर अतिरिक्त समय देना। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। यानी समावेशी कक्षा में इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, अक्षम बच्चों पे ज्यादा समय देना होता है, आवश्यकता अनुरूप बैठा लीजिए। लेकिन एक बार इसी को प्रतियोगी परीक्षा में आपके यूपी टेट सन 2019 में एक क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है और उसी में दिया है निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखिए समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका ये नहीं होती, आपको निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप इन बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाएंगे, एक कक्षा में सामान्य एवं विशिष्ट छात्र को शामिल करेंगे, बट जो निःशक्त हैं उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो यही उसमें गलत दिया था कि निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, नहीं विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य की बात है वो क्या है ये समझिए। यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका। तो कहता है देखिए कोई बालक है वो 1 वर्ष से अधिक तक 1 वर्ष से अधिक समय तक यदि वो उसी कक्षा में पढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह शिक्षा में ऐसे बच्चों को अवरोधक बालक बोला जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी यदि बच्चा उसी क्लास में, एक का बच्चा है पता लगा 1 साल से ज्यादा, यानी अगले साल भी उसी में वो रुक गया, यानी उसको आगे क्लास में आपने नहीं पढ़ाया, पुनः उसी क्लास में पढ़ा रहे हैं आप, तो इसका मतलब ऐसा यदि हो रहा है तो शिक्षा में वह अवरोधन कहलाता है। तो शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
वो ये है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या। देखिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उसका जो मुख्य काम होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। जैसे आप कोई पाठ आप पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है या जो भी कार्य है, जैसे आपने कोई भी पाठ पढ़ाया और उससे संबंधित बच्चों को आपने निबंध लिखने को दे दिया, तो जो इससे या कोई वाद विवाद आपने करा दिया या कोई गतिविधि करा दी, तो ये जो है क्या हो जाएगी, उस पाठ से रिलेटेड जो है एक एक्टिविटी हो जाएगी। इसके द्वारा क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो बस पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो देख लो आप। कहता है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देखता है। देखिए कह रहा है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देखता है तो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे आप क्लास में हो और एक बच्चा आपको लग रहा है कि यह बच्चा जो है समस्यात्मक बच्चा है, यह क्लास में समस्या पैदा कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिया है क्या उसे कक्षा से बाहर कर देंगे या उसके अभिभावक को जो है स्कूल आने से मना कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन जो सही विकल्प होगा, आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे कि बच्चे को आपको परामर्श देना चाहिए। आप क्या करेंगे, बच्चे को परामर्श देंगे। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देखता है, तो अगर उस बच्चे को आपने देखा कि यह समस्यात्मक बालक है तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए, यही अध्यापक का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए कुछ हम लोग कौशल की बात कर लेते हैं, कुछ स्किल की बात कर लेते हैं। स्किल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, अध्यापक को प्रेरित करना चाहिए। यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें और शिक्षक ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं का हल करे, प्रश्न का उत्तर दे। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, एक सही अध्यापक क्या करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा। ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं ये यूपी टेट एग्जाम से ही हैं। ऑल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इसमें बाहर से नहीं लिया गया है, सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपसे। अगला जो है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। देखिए बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कौशल के द्वारा जो है, कौन ऐसा स्किल है, कौन ऐसा कौशल है जिसके द्वारा जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता चलता है। तो वो होता है कौशल आपका प्रस्तावना कौशल, क्योंकि हम प्रस्तावना कौशल में ही जो है बच्चे के पास क्या पूर्व ज्ञान है इसको हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो पूछा गया है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ध्यान देना, जो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है वो क्या है, क्या अनुकरण है कि कल्पनाशीलता है कि यथार्थ है कि समन्वय है। ध्यान देना, जो सीखने की जो पहली अवस्था होती है, जो सीखने का कौशल है, जो लर्निंग करने का कौशल है, अगर उसकी कोई पहली अवस्था होती है तो वो होती है आपका जो है अनुकरण करना। बच्चा सबसे ज्यादा अनुकरण करके सीखता है। तो कौशल सीखने के कौशल की जो पहली अवस्था है वो है आपका अनुकरण। तो ये अनुकरण होगा, ना कि कल्पनाशीलता, ना कि यथार्थ, ना कि समन्वय। ठीक है। अब कहता है शिक्षण की कुशलता से संबंधित है। अब देखिए जो शिक्षण की कुशलता से क्या संबंधित है, अब दे देगा कि शिक्षण की कुशलता, जैसे शिक्षण की कुशलता तभी सही मानी जाएगी कब, किस कहता शिक्षण की कुशलता से संबंधित क्या है, श्यामपट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्न का हल करना, सभी ये सारी बातें हैं। शिक्षण कुशल तभी माना जाता है जब आप श्यामपट पे कुछ आप कार्य कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न को हल कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है एक शिक्षण की जो है कुशलता के अंतर्गत आती हैं। आगे है समस्या समाधान का प्रथम चरण। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समस्या समाधान का पहला चरण क्या हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षण संबंधी समस्या हो, चाहे बच्चे को लेकर समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो किसी समस्या समाधान का, अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान का जो पहला स्टेप होता है वह होता है समस्या की पहचान करना। यदि आप समस्या का सही से पहचान नहीं कर पाते
पाते हैं तो आप समस्या का हल नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वह है समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान का पहला चरण है। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन अभिप्रेरणा को लेके हैं। देखिए प्रेरणा और अभिप्रेरणा, तो प्रेरणा है, लेकिन देखिए प्रेरणा निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। मोटिवेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अभि का मतलब सकारात्मक से है। तो अभिप्रेरणा के पहली बात, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा के प्रतिपादक जो है मैकडूगल है। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रत्याशा का, अब देखिए यदि आ जाए कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया, तो उसको विक्टर ब्रूम ने दिया है। ये चीज ध्यान देना है कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत को विक्टर ब्रूम ने दिया है। अब आ रहा है अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। देखिए अब्राहम मास्लो ने जो है ना, अब्राहम मास्लो जो है अभिप्रेरणा के वर्गीकरण को दो भागों में जो है, इसका वर्णन दो भागों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने कहा एक जन्मजात अभिप्रेरणा होती है और एक अर्जित अभिप्रेरणा होती है। यानी एक अभिप्रेरणा हम बाहर से अर्जित करते हैं और एक इंटरनल हमारे पास अभिप्रेरणा होती है जो जन्मजात होती है। तो अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दो भागों में किया है, एक जन्मजात और अर्जित। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया है, देखिए मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसकी संख्या 14 होती है, और जो संवेग होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, उसकी संख्या जो है 33 होती है। 33 संवेग होते हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं मैकडूगल के अनुसार जो है। अभिप्रेरणा के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल साहब हैं। ठीक है, कहता है कि बालकों का अधिगम, अब ध्यान देना अधिगम संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली देखिए होगा। देखिए किसी भी बालक का अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावशाली कब माना जाता है? जब बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। देखिए अधिगम का मूल लक्ष्य ही होता है कि बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास करना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब कहता है अधिगम का वक्र। देखिए जो अधिगम वक्र होता है, जो सीखने का जो वक्र होता है, यानी जो सीखने की जो रेखा है, अधिगम वक्र है, वो कैसा होता है? कहता है सरल रेखी होता है, यानी सरल। देखिए सीखने का वक्र जो है कई प्रकार का होता है। एक तो सरल रेखी होता है, अब कहता है उन्नतोदर होता है, यानी उन्नतोदर होगा, नतोदर होगा, मिश्रित वक्र होगा, और उसमें दिया रहेगा लंबवत वक्र। तो कभी भी जो सीखने का वक्र होता है ना, वो लंबवत वक्र नहीं हो सकता। जब भी होगा तो या तो अवतल होगा, या तो उत्तल होगा, या सीधा होगा, लेकिन लंबवत कभी नहीं होता है। ये चीज ध्यान देना है। तो यह भी पूछा गया है कि अधिगम का वक्र क्या नहीं हो सकता? लंबवत नहीं हो सकता। बाकी रेखी हो सकता है, अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, मिश्रित हो सकता है। चलिए आगे है कोहलर। देखिए कोहलर यह सिद्धांत, देखिए कोहलर वर्ग ने क्या बोला था? कोहलर वर्ग यह सिद्ध करना चाहता है कि किसी की सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। देखिए कोहलर वर्ग जो थे ना, उन्होंने इस बात को वो सिद्ध करना चाहते थे। क्या सिद्ध करना चाहते थे? कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो यह पूछा जाएगा कि कौन मनोवैज्ञानिक था जो यह सिद्ध करना चाह रहा था कि सीखना एक संज्ञानात्मक जो है संकार्य है, तो आप कहेंगे वो जो है कोहलर वर्ग थे, और जिन्होंने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर वर्ग ने दिया है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परीक्षा में, वो है कि अधिगम के योगदान देने में मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। यानी कौन ऐसा कारण है? आप देख रहे हैं कि जो अधिगम में योगदान नहीं दे सकता,
कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक कारण है जो अधिगम में योगदान नहीं देने वाला है? देखिए, अधिगम की इच्छा, भाई अधिगम की इच्छा रहेगी तभी जो है रुचि रहेगी, तभी अधिगम होगा। प्रेरणा की भी जरूरत होती है, रुचि की भी जरूरत होती है। विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप जो होता है यह जो है आपका मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, यानी विषय वस्तु का स्वरूप मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, बाकी सभी जो है सीखने के मनोवैज्ञानिक कारण है, चाहे वो रुचि हो, चाहे अवधान हो, चाहे प्रेरणा हो, यानी मोटिवेशन हो। आगे बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगने लग रहा है और पुनः पूछा जाएगा, यह 2019 में पूछा भी गया है यूपी टेट। सीखने के वक्र को गेट्स ने देखिए आता है कि सीखने का वक्र, देखिए दो वक्र हैं, एक सीखने का पठार होता है, एक सीखने का वक्र होता है। सबसे बड़ा यहीं पे डाउट होता है, सीखने का वक्र अलग है, उसका सिद्धांत अलग किसी ने दिया है, और सीखने के पठार का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसी अलग ने किया है। तो सबसे पहले जानेंगे सीखने के वक्र। तो सीखने के वक्र का प्रतिपादन पूछेगा किसने किया, तो आप कहेंगे गेट्स ने किया। और गेट्स ने क्या बोला है भाई, यह इनका बोला हुआ भी पूछा गया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, यानी जो सीखने का वक्र होता है वह अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीखने का वक्र जो होता है वह एक तरीके का ग्राफ होता है जो ये बतलाता है कि कितनी मात्रा में सीखा गया, कितनी गति से सीखा गया, उसकी उन्नति क्या है। तो यह सीखने का वक्र बतलाता है, और सीखने के वक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन गेट्स ने किया है। तो अगर आएगा प्रतिपादन किसने किया, तो गेट्स ने किया। गेट्स, और यह किसने बोला है, यह किसकी परिभाषा है, तो गेट्स की परिभाषा है। ठीक, अब आते हैं सीखने के पठार को। तो सीखने के पठार के सिद्धांत को रास ने दिया है, ये रास महोदय ने दिया है। अब इन्होंने क्या परिभाषा में बोला, कहते हैं कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न हो। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, बच्चा नहीं सीख पाता है, उसी लर्निंग लेवल पे बना हुआ है, तो यह कहा जाता है, यह सीखने का पठार माना जाता है। तो सीखने के पठार का प्रतिपादन रास महोदय ने किया। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है कि सीखने का पठार का सिद्धांत किसने दिया और उनकी परिभाषा क्या है, और सीखने का वक्र। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके पुनः जाना है। देखिए थॉर्नडाइक ने, अब आता है किसने जो है सीखने के सिद्धांत, जो सीखने का जो मुख्य सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बताना होगा थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियमों को दिया है सीखने का, उसके साथ 5 जो है उसके गौड़ नियमों को भी देने का काम किया है। तो उनके 5 गौड़ नियम है, 3 मुख्य नियम है। वो 3 मुख्य नियम क्या है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये कई बार यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सीखने का नियम नहीं है, कौन सीखने का नियम है, सीखने का नियम किसने दिया, सबसे पहले जो है उसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। देखिए नीचे दिया, सीखने का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण, ध्यान देना, जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना उसमें सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे कोई लड़का अगर साइकिल चलाना सीख करके अगर वो बाइक चलाना सीख गया तो इसका मतलब कि वहां पे सीखने का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, सभी। तो यह आया है परीक्षा में, तो अगर सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य सभी दिए हैं तो आप सभी को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीखने के अंतर्दृष्टि, यानी सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो गेस्टाल्ट वादियों द्वारा किया गया। क्योंकि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता है कि यह कोहलर वर्ग का है। तो कोहलर वर्ग जो क्या थे, गेस्टाल्ट वादी थे। और इन्होंने, देखिए यह भी आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि जो कोहलर वर्ग या गेस्टाल्ट वादियों द्वारा जो प्रयोग किया गया था वह एक बनमानुस पे किया गया था, और उस बनमानुस का क्या नाम था, सुल्तान था।
तो गेस्टाल्टवादियों द्वारा जो प्रयोग किया गया था सूझ के सिद्धांत को लेके या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को लेके, वो बनमानुस के ऊपर किया गया था और उसका नाम सुल्तान था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं, यह भी आया है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। आगे है बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है। देखिए जो बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कई ऑप्शन होंगे, उसमें एक होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है या सर्वोत्तम है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट बच्चा होता है। हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट बच्चा होता है। यही बाल मनोविज्ञान के आधार पर एक सर्वोत्तम जो है बच्चे के संबंध में कहा गया कथन है। ठीक है, हर बच्चा विशिष्ट होता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है। देखिए स्मृति एवं विस्मृति से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अच्छी स्मृति होती है, जो याददाश्त अच्छी होती है, उसमें क्या होता है, शीघ्र पुनः स्मरण। जैसे कोई बात आपने सीखा है, तत्काल वो बात आपसे पूछी गई या वो सामने आई तो शीघ्र उसका पुनः स्मरण हो जाए, शीघ्रता से आप उसकी पहचान कर पाए और अच्छी तरीके से अच्छा धारण हो जाए, वो अच्छी तरीके से पुनः जो है धारण में आ जाए, मतलब वो चीज आप पहचान सकें। ठीक है, यानी स्मरण हो, पहचान हो और वो चीज अच्छी रूप से जो है आपको धारण हो जाए। तो ये सभी लक्षण, ये तीनों लक्षण जो है अच्छी स्मृति के हैं। देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। यदि बच्चा जो है शैशवावस्था में है, यानी एक तरह से प्री प्राइमरी में है, तो उसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है और किंडरगार्टन विधि है। और जो है ये सभी विधियां हो जाएंगी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडर, क्योंकि बच्चा खेल के द्वारा बहुत अच्छे से सीख पाता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। देखिए जो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है, वो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो यही है कि सीखने का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो यह भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को, हाँ देखिए कौन सा ऐसा अधिगम मनोवैज्ञानिक था जिसने जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है या बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। यानी सभी लोगों ने, चाहे थॉर्नडाइक हो, चाहे पावलाव हो, चाहे स्किनर हो, थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर, इन सभी ने जो है पुरस्कार को काफी ज्यादा महत्व दिया है कि बच्चे पुरस्कार से जो है या इन सब चीजों से ज्यादा सीखते हैं, महत्व देते हैं। लेकिन कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, बाल अधिगम के विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो वो गुथरी हैं। आपको याद रखना है कि वो गुथरी हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्धि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लिए गए हैं। अभी आपको बुद्धि पढ़ना है, संवेग पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए बुद्धि का सिद्धांत, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। और इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि बहुत बुद्धि यानी बहुबुद्धि, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, बहुत बुद्धि यानी उन्होंने कहा कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। अब देखिए बहुत ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। तो देखिए जो स्टैनफोर्ड और बीने परीक्षण है ना, यह बुद्धि का मापन करता है, क्योंकि स्टैनफोर्ड और साइमन बीने, इन दोनों ने लोगों ने मिल करके जो है इस जो है मापन को बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, और ये मापन बनाया। आगे है द्विबुद्धि का, यानी बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत कौन देता है? देखिए द्वि मतलब दो कारक, दो माने दो होता है और दो का मतलब स्फेयर, स्फेयर से स्पेयर माने जोड़ा। खैर हटाइए, जो है बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत कौन दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है,
अब देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र कैसे, जैसे किसी भी बच्चे का आईक्यू ज्ञात करना है तो क्या होता है, आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जैसे मेंटल एज उसकी क्या है और रियल एज क्या है, भाग दे के 100 का गुणा करेंगे तो आपका जो है बच्चे का आईक्यू पता चल जाएगा। अब देखिए एक बार यूपी टेट एग्जाम में यही पूछा गया है कि एक बच्चे की जो है वो मानसिक आयु, जो एक बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। यानी बच्चा तो है 8 वर्ष का, लेकिन अगर मेंटल के हिसाब से देखा जाए, मानसिक आयु के हिसाब से तो 10 साल के बच्चे की बराबरी कर रहा है। तो उसका आईक्यू लेवल कैसे निकलेगा, तो जो मानसिक आयु है 10 वो ऊपर लिख देंगे, वास्तविक आयु 8 नीचे लिख देंगे, गुणे 100, इसको काटेंगे, जो सॉल्व करेंगे आएगा वही बता देंगे उस बच्चे की बुद्धि लब्धि है। बहुत बार पूछा गया है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, तो देखिए जो मानसिक आयु जो है जिसको आप मेंटल एज बोलते हैं, इसका संप्रत्यय देने वाले कौन व्यक्ति थे, तो वो साइमन बीने थे। ठीक है, आगे है भाटिया बैटरी। देखिए भाटिया बैटरी का प्रयोग, यानी भाटिया बैटरी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, किसके मापन के लिए किया जाता है, तो भाटिया जो बैटरी परीक्षण होता है यह भी बुद्धि मापन के लिए ही किया जाता है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, यानी बुद्धि एवं क्रिएटिविटी, तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है, तो आपको याद रखना है वो धनात्मक संबंध है। यदि जिस बच्चे की बुद्धि ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा बुद्धिमान बच्चा होता है, तो वो जाहिर सी बात है वो बच्चा ज्यादा क्रिएटिव भी होता है, यानी सृजनशील भी होता है। तो इसलिए देखिए सृजनात्मकता पे, क्रिएटिव बच्चा पे एक क्वेश्चन जरूर बन के आता है एग्जाम में, क्रिएटिविटी के ऊपर। तो जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो क्रिएटिव भी होगा, यानी इनमें धनात्मक संबंध होता है। अब देखिए टर्मन के किसने कहा कि जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 100 के बीच होती है। तो 90 से 100 के बीच सामान्य बुद्धि होती है, इसके बारे में कौन बतलाया, तो टर्मन ने बतलाया। ये टर्मन ने बतलाया कि जो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है वो 90 से 100 या 90 से 110 के बीच उसका आईक्यू लेवल होता है। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए संवेग को, जो 33 आपके संवेग हैं, संवेग अपने आप में एक बहुत बड़ी आपका समझिए एक बहुत बड़ा कारक होता है, सीखने की प्रक्रिया में फैक्टर होता है। तो संवेग जो है ना, संवेग को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, वो शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य है, तीसरा थकान है सभी। तो संवेग को प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक, यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, या थकान है, तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो संवेग को प्रभावित करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा, यह पूछा गया है या कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा, यह किसका कथन है, तो वुडवर्थ का कथन है, याद रखना है, आपको पूछा गया है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, उत्तेजना एवं भावों में उथल पुथल, यानी संवेग का मतलब ही होता है एक्साइटमेंट, यानी उत्तेजना या भावों के अंदर उथल पुथल। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने, देखिए आपको पता है कि जीन पियाजे द्वारा संज्ञान, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया है। इनके अनुसार जो है 4 अवस्थाएं होती हैं संज्ञानात्मक विकास की, एक 0 से 2 वर्ष, एक होती है संवेगात्मक गामक अवस्था, तो यह होती है 0 से 2 वर्ष की, यह बहुत बार पूछा जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस एज का बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं को देख करके बड़े आराम से पहचान जाता है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता है। अब जो 11 से 15 साल के एज का बच्चा होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक होता है, यानी जो वस्तु को पहले, यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी वो सोचने और समझने की क्षमता हो जाती है। तो मूर्त, अमूर्त, प्राक और संवेगात्मक, तो इनमें से बार बार क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। संवेगात्मक गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संग। अब आ जाता है कि जो है जीन पियाजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है उसे क्या कहा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, चारों का नाम होगा, लेकिन जो 7 से 11 वर्ष की एज है वो मूर्त संक्रियात्मक है।
जो 11 से प्लस है वो अमूर्त संक्रियात्मक है, जो 2 से 7 है वो प्राक संक्रियात्मक है, जो 0 से 2 है वो संवेगात्मक जो है गामक अवस्था है। ठीक है। क्रिया प्रसूत, अब अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम नैमित्त अनुबंधन है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी सृजनात्मकता मौलिक जो है परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक जो है प्रक्रिया है। यह किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। भाई ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा। सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। थार्नडाइक ने ही सीखने का सिद्धांत के पहले प्रतिपादक यही है। आपको सारी बात हो गई है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने दिया है और इन्होंने चूहा एवं कबूतर के ऊपर इसका प्रयोग किया था। बुद्धि का त्वरण प्रतिमान का सिद्धांत किसका है? बुद्धि का त्वरण प्रतिमान का सिद्धांत किसका है? कैटल ने दिया है। गोलमैन ने जो है किस बुद्धि के सिद्धांत को दिया है? तो गोलमैन द्वारा संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत को दिया गया। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध गोलमैन से है और कैटल का संबंध जो है बुद्धि के तरल प्रतिमान से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? देखिए जो संज्ञानात्मक रूप से जो संप्राप्ति होती है उसका सबसे जो न्यूनतम पहला स्तर है वो पहले ज्ञान है। ज्ञान के बाद समझ है। ज्ञान आने से समझ आएगा। समझ आ जाती है तो बच्चा उसका अनुप्रयोग करना शुरू कर देता है। अनुप्रयोग करने के बाद वो विश्लेषण करना शुरू कर देता है, फिर संश्लेषण करना शुरू कर देता है और देखा जाए तो उसके अंदर एक मूल्यांकन की क्षमता भी आ जाती है। तो जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो पहला सबसे निचला लेवल है, जो पहला स्तर है, न्यूनतम स्तर, वो ज्ञान है, नॉलेज है। ठीक है। एक व्यक्ति जो है साइकिल से मोटरसाइकिल चलाने लगता है तो यह किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण माना जाएगा? तो यह ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण माना जाएगा। यानी ऊर्ध्व हो गया, ऊपर हो गया, एक को सीख के अगला करने लगा सहारे उसके, तो ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण माना जाएगा। मनोविश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? मनोविश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। इन्होंने जो है इदम अहम पराहम, ये बार बार आता है कि फ्रायड के अनुसार इदम अहम पराहम, जो इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जो 3 रूपों में किया, इदम अहम पराहम और देगा इसी में सभी, तो इन सभी को टिक मार देंगे। पहली अवस्था इदम, दूसरी अहम और तीसरी पराहम। ये व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, ये व्यक्तित्व से जुड़े हुए ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन था जिसने ये बोला था कि तुम हमें जो है, उसने कहा था कि तुम हमें एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो है, कहने का मतलब डॉक्टर, वकील या जो है उसे चोर या जो चाहूं सो बना सकता हूं। तो ये किसका कथन था? अमेरिकी वैज्ञानिक वाटसन का। अमेरिकी वैज्ञानिक वाटसन ने कहा था तुम हमें नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं सो बना दूं। ठीक है, तो ये रहा। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं जो यहां पर जो है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये एक वीडियो में नहीं आ पाए थे। सो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बस 2-4-10 और क्वेश्चन बचे हैं। देखिए SOR के प्रतिपादक, तो जो SOR का जो सिद्धांत है यानी स्टिमुलेट और जो है ना SOR के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन है? वुडवर्थ है। कहता है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? देखिए जो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है ना, वो रुचि होती है। रुचि के द्वारा ही ध्यान केंद्रित होता है। जिस चीज पे आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। यानी ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा बताया। अगर ध्यान केंद्रित करने की बाह्य दशा की भूमिका की बात की जाए तो उसमें होता है उद्दीपन की तीव्रताएं। अगर उद्दीपन जो है उसकी तीव्रता ज्यादा है तो बाह्य रूप से ऑटोमेटिक आपका जो है ध्यान जाता है। तो उद्दीपन की तीव्रता जो होती है
वो ध्यान को बाहरी रूप से आकृष्ट करती है और अंदर से ध्यान को आकृष्ट करने का काम इंटरेस्ट यानी कि रुचि करता है। देखिए टीएटी एक परीक्षण होता है जो व्यक्तित्व परीक्षण है। तो टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको यह किससे संबंध, तो ये मरे नामक जो है आपके मनोवैज्ञानिक यानी मरे से, यानी टीएटी जो टेस्ट है यह इसको कौन दिया है, तो मरे ने दिया है। ठीक है, टीएटी अवधान के आंतरिक निर्धारक। देखिए जो अवधान यानी जो ध्यान है उसके आंतरिक निर्धारक क्या है, तो जो अवधान होता है ना उसका आंतरिक निर्धारक अभिरुचि होगा, लक्ष्य होगा, अभिवृत्ति, यानी आपकी अभिरुचि होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एवं गोल। ये जो है ध्यान, अवधान यानी ध्यान को, अवधान यानी ध्यान को केंद्रित करने वाले जो है इंटरनल कारक हैं, इंटरनल कारक हैं, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और गोल। अवधान को बाह्य रूप से कौन करेगा, पुरस्कार, दंड एवं प्रोत्साहन। देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये जो व्यक्तित्व है इस सिद्धांत को कौन दिया है, यूंग ने दिया। यूंग के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यह कौन दिया है, यूंग ने दिया, इसके प्रतिपादक यूंग है। आगे आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आत्म केंद्रित है ना उसी को अंतर्मुखी कहेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। देखिए जो सीखने का जो सबसे प्राथमिक जो मूलभूत नियम है वो वही है तत्परता। देखिए जो व्यक्ति तत्पर है, जो बच्चा तत्पर है ना वही सीख पाता है। जो पहला सिद्धांत सीखने का है, जो सबसे बड़ी मूलभूत नियम सीखने का है वो है तत्परता। यदि आपके पास तत्परता है तो आप अच्छे से सीख पाते हैं। देखिए डिसलेक्सिया की बीमारी जो है ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये 2019 में पूछा गया यूपी टेट। डिसलेक्सिया एक तरह से पठन अक्षमता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पठन अक्षमता है। डिसग्राफिया का संबंध लेखन संबंधी बीमारी, ग्राफिया, डिसग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलेरिया का मतलब गणित के पठन यानी गणित के कैलकुलेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उसको बड़ा छोटा या इस तरीके का भेद वो नहीं कर पाता। तो डिसकैलकुलेरिया यानी कैलकुलेरिया का मतलब कैलकुलेशन यानी गणित से मतलब है। डिसग्राफिया यानी ग्राफिया लेखन से मतलब है। और डिसलेक्सिया की बीमारी ये जो होती है वो पठन अक्षमता से है। देखिए सामाजिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है, तो देखिए जो बालक के सामाजिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक वाइगोस्टकी हैं। और नैतिकता के विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहल वर्ग ने दिया है। ये चीज अच्छे से ध्यान देना है कि कोहलर वर्ग ने जो है बच्चे के नैतिकता के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। किस कारक के द्वारा कार्य आरंभ भी होता है, जारी भी रहता है, नियमित करने की प्रक्रिया होती है, लगातार नियमित करने की प्रक्रिया। देखिए वो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन के द्वारा ही कोई कार्य कोई व्यक्ति आरंभ करता है या बच्चा आरंभ करता है। अगर बच्चे को मोटिवेशन मिल गया तो कार्य वो आरंभ कर देगा, जारी भी रखेगा और उसमें नियमितता भी बनी रहेगी। देखिए क्रोध एवं भय का प्रकार है। देखिए क्रोध एवं भय का जो प्रकार है वो संवेग है। संवेग आपको पता है 33 संवेग है, उसमें क्रोध एवं भय भी एक तरीके का संवेग भी है। हाल का, देखिए हाल का सिद्धांत, देखिए जो स्टैनले हाल है तो स्टैनले हाल ने किस सिद्धांत यानी सिद्धांत किस, जो स्टैनले हाल का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है, तो वो व्याख्या करता है किशोरावस्था के विकास का। क्योंकि किशोरावस्था के विकास का अध्ययन जो है स्टैनले हाल ने किया था और उन्होंने इसी एज को यह बार बार पूछता है कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह किसका कथन है। यानी किशोरावस्था जो है संघर्षों तूफानों यानी एवं तनावों की अवस्था है, यह किसका कथन है, तो आप कहेंगे स्टैनले हाल का है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, मैंने जो है आपके लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने एक मात्र, चूंकि समय नहीं है और हमारे पास अब आपके पास भी समय नहीं है कि हम इसके अलावा अन्य वीडियो आपको बना के मनोविज्ञान की दे पाऊँ। सो मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास किया, कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही वीडियो के अंदर लाया जाए और उसके ऊपर कुछ बात की जाए, उसको समझने का प्रयास किया जाए। दोस्तों यदि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यदि आता है यूपी टेट एग्जाम में तो मैं आशा
आशा एवं उम्मीद रखता हूं कि आप इसे जरूर जो है निश्चित रूप से करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करना, दोस्तों लाइक करना ना भूलें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी जो है अनवरत सेवा करने के लिए तैयार हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।